तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट क्या है। जैसे फर्स्ट लॉ ने तो बता दिया था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसने सिंपली ये बोला कि एनर्जी हमें पता है कि हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेर एज इन केस ऑफ सेकेंड लॉ, तो जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी, जैसे इसने ये नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी का चेंज आएगा या कौन से प्रोसेस क्या है, कोई एनर्जी प्रोसेस ऐसा भी है जो अपने आप हो सकता है, मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने मेन बताया कि उन्होंने ये नहीं बताया, फर्स्ट लॉ में ये बात कहीं भी नहीं हुई कि कौन सा जो कितना अमाउंट जो है वो एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, या वन फॉर्म टू अनदर कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्या सारी की सारी एनर्जी, मतलब जो इन्होंने बोला कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इन्होंने ये भी नहीं बोला कि 100%, क्या 100% जो है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए फिर इन्होंने नया मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया, जिसमें ये सब मैंने आपको उसकी अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको बताई थी कि क्या क्या वो स्टेटमेंट्स देता है। तो उसमें फिर आया है कॉन्सेप्ट की एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। तो इंजन कई तरह के होते हैं। तो कोई भी इंजन आपको पता ही है मैकेनिकल या वर्क को जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है हीट को। जैसे ट्रेन का इंजन है, या आप गाड़ी चला रहे हैं उसका इंजन है, या और भी कई तरह के हैं। जैसे घर में आप काम करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मिक्सर ग्राइंडर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी मतलब फर्स्ट लॉ में ऐसा नहीं बताया कि क्या वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी जो है वो वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर फर्दर जो है सेकेंड लॉ ने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम किसी भी इंजन को जब देखेंगे तो उसको देखेंगे कि वो कितना एफिशिएंट है या उसकी एफिशिएंसी क्या है। अब आप कोई भी काम करोगे इंजन के ऊपर, तो आप चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी या एफिशिएंट वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एफिशिएंट इज़ अ कॉमन इंग्लिश वर्ड। एफिशिएंट का मतलब है कि कोई आदमी कितना इफेक्टिव है, जैसे वो काम लेता है कोई भी करने को, तो उसको वो कितना कंप्लीट करता है। जैसे कोई बोलता है कि मैंने 100 किलोमीटर तक वॉक करना है, तो क्या वो 100 किलोमीटर तक वॉक कर पाता है या 90 तक ही कर पाता है। तो हम वहाँ से बोलेंगे कि यार ये इतना एफिशिएंट है। अगर वो 100 किलोमीटर तक ही वॉक कर जाता है तो हम बोलेंगे ही इज़ फुली एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट। ठीक है। तो वहीं से वर्ड आया एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ machine that it can transform into work, and it is called its efficiency or efficiency of मशीन। तो एफिशिएंट किसी भी इंजन को तभी बोला जाएगा कि कितना वो हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इसको एफिशिएंसी को हम ईटा वर्ड से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। मतलब इट इज़ द सिंपल रेशियो बिटवीन द वर्क एंड हीट। हीट कौन सी हुई, जो हीट सप्लाई की। सो इट इज़ अ सिंपल रेशियो बिटवीन द वर्क एंड हीट सप्लाइड। तो इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, T2 माइनस T1। ठीक है। इस तरह से T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। तो आपको बोलते हैं कि कोई इंजन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है, मान लो 300 केल्विन एंड 400 केल्विन के बीच में। ठीक है। तो उसकी जो है एफिशिएंसी चेक करो कितना एफिशिएंट है वो। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे T1 आ गया इसका इनिशियल टेम्परेचर और T2 आ गया फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 कर सकते हैं आप। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ 300 केल्विन की जगह हो सकता है आपको लिखा हो, क्या लिखा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये कितना हो गया, 127 हो गया, 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर इसकी एफिशिएंसी निकालो। तो फर्दर जब कार्नोट हीट थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि अगर हमारे पास टेम्परेचर नहीं दिया गया, मान लो हीट का अमाउंट दिया गया है, इतने जूल हमने हीट सप्लाई की, ठीक है, इतनी कैलोरी हमने हीट सप्लाई की, तो वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो वो भी सेम ही है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, एक ये हो गई फर्स्ट, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये क्या करती हैं, एफिशिएंसी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से कि कोई इंजन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी निकालने के तीन फार्मूले हैं, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आता है निकालने को एफिशिएंसी। ठीक है। तो हमेशा याद रखना T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, और Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2, और
तीसरा फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय Q। और आपने हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है, आपको पता है न्यूमेरिकल करती बार सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट सेम होनी चाहिए। उसके बाद बस सिंपल आपने मैथ अप्लाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड यू विल गॉट जो भी आपके मार्क्स हैं इसमें वो, है ना। तो अगर हम मान लो इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो T2 यहाँ से करते हैं सिंप्लीफाई तो हमारे पास आता है T2 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे T2 ऑब्लिक T2 T1 ऑब्लिक T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q2 ऑब्लिक Q2 माइनस Q1 ऑब्लिक Q2। ठीक है, तो इसको जब आप देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या रह गया आपके पास, 1 माइनस T1 ऑब्लिक T2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 ऑब्लिक Q2। ठीक है, तो 1 माइनस T1 ओवर T2 एंड 1 माइनस Q1 ओवर Q2। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो Q1 डिवाइडेड बाई T1 आ गया, तो Q ओवर T क्या हो गया, यहाँ पे बोलने का मतलब है Q ऑब्लिक T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो Q ओवर T कॉन्स्टेंट कैसे हुआ हमारे पास, जब हमने यहाँ से इन इक्वेशन से स्टार्ट किया, इनको सिंप्लीफाई किया सिंपल और यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब और लॉस्ट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब या लॉस हुई, ठीक है, यहाँ एब्जॉर्ब और लॉस का हमें कोई साइन थोड़ी लगाया, यहाँ प्लस है ना माइनस है ना कुछ है, सिंपली हमने इसको लिखा है इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या बोला कि हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब और लॉस्ट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अब हम वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस आती है। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये कांस्टेंट क्या है, Q ऑब्लिक T इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कोई क्वांटिटी जब डिपेंड करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिपेंड करते हैं कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए। अगर कम स्टेप्स फॉलो किए तो उस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ और थी, ज़्यादा स्टेप्स फॉलो किए तो उस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ और थी। तो इसलिए हमने उसको बोला पाथ फंक्शन, बिकॉज दैट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द प्रोसेस फॉलोड, है ना। और स्टेट फंक्शन है, स्टेट मीन्स कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू सिंपल स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, जैसे मैं आपको बार बार लिखता रहता हूँ, जैसे मतलब HA और HB लिखते हैं हम, है ना, या UA और UB लिखा था हमने लास्ट टाइम जो डेरिवेशन की थी। तो इनिशियल स्टेट हुई A और फाइनल स्टेट हुई B, तो दैट वैल्यूज डिपेंड अपॉन द फाइनल स्टेट। तो इसलिए Q ऑब्लिक T जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर। सो इट इज़ द स्टेट फंक्शन। ठीक है, द so change in the value of quantity or a function having some definite values at A and B depending upon the value of pressure, volume and temperature. This quantity or the function is called entropy and is usually represented by the symbol S. तो ये जो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, एक इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, तो इसको रेशियो को जो आएगी इनिशियल स्टेट में मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और होगी, फाइनल स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और होगी, तो उसी पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी और वो वैल्यू वेरी कर जाएगी।
तो उसको बोलेंगे एंट्रोपी। ठीक है, तो Q ऑब्लिक टी इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो है डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो इसमें चेंज अगर हमने मेजर करना है कि इस क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द इनिशियल स्टेट एंड दैट इज एस ए एंड फाइनल स्टेट एस बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q ऑब्लिक टी इज इक्वल टू डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, द एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज अ स्टेट फंक्शन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ विच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट is equal to the quantity Q oblique T, that is total heat absorbed reversibly and isothermally in going from the initial state to the final state divided by the absolute temperature at which the heat is absorbed। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। और फ्रॉम द above equation entropy change may be defined as directly as the quantity of heat absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature। तो इसकी डेफिनेशन तो वैसे कहीं पूछते नहीं है, पर आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मैथमेटिकली तो आपको पता ही चल गया कि एंट्रोपी इज इक्वल टू द Q ऑब्लिक टी। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, है ना, और एंड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। और ये एंट्रोपी जो है दिस इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दो स्टेट्स के ऊपर, एस ए इनिशियल एंड एस बी दैट इज फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हमने यहाँ बोला रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली। तो हमने अगर इसको फर्दर और ज़्यादा इलेबोरेट करना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर टी। ठीक है, फर्दर एज तो इसमें क्या है, एज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, स्मॉल चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डी एस, हेंस वी मे राइट। तो इन्होंने बोला कि अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसमें अगर स्मॉल चेंज आ रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर टी। ठीक है, तो डी एस मैंने आपको बता दिया, स्मॉल चेंज है डी एस, Q रिवर्सिबल ओवर टी। तो ये है यूनिट्स, और इसकी यूनिट्स अगर आपने लिखनी है एंट्रोपी की तो यूनिट्स लिखना तो आसान ही है। तो यूनिट्स लिखनी हो तो क्या लिखेंगे आप एंट्रोपी की, कैलोरीज पर डिग्री। कैलोरी किसकी, Q की यूनिट आ गई, पर डिग्री टेम्परेचर की यूनिट आ गई। तो और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एक्सटेंसिव का मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना कम होगा या ज़्यादा होगा वैसे ही एंट्रोपी की वैल्यू वेरी करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, 5 मोल होंगे, 10 मोल होंगे, या जो भी आप क्वांटिटी को जिस भी तरह से स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस लिखना हो तो कैसे करेंगे, प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके लिए हमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि सपोज अ प्रोसेस अकर्स अंडर कंप्लीट, सपोज अ प्रोसेस अकर्स अंडर कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन। रिवर्सिबल कंडीशन का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एंड हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग ऑल्सो रिवर्सिबली। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, वो जो इनफाइनाइटेसिमली उनको हम स्लोली प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ताकि हम उनको किसी भी स्टेज पे उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। तो मैंने बता दिया हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एंड द हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग ऑल्सो रिवर्सिबली। तो अब क्या है, अगर मान लो Q रिवर्सिबल, अगर हम ऐसे लिखें कि Q रिवर्सिबल, ठीक है, Q REV करके लिखें, नीचे सबस्क्रिप्ट मैंने ये रिवर्सिबल लिख दिया, इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली देन द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग विल ऑल्सो बी Q रिवर्सिबल। ठीक है, इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस आइसोथर्मली एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T देन, तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैसे देंगे हम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम देंगे डेल्टा S, सिस्टम डेल्टा का मतलब चेंज, S का मतलब एंट्रोपी, एंड SYS यहाँ लिखा सिस्टम है ना। सो इट इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस Q रिवर्सिबल ओवर T।
ठीक है। तो हैज द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द कंबाइंड सिस्टम एंड द सराउंडिंग विल बी गिवन एज, कैसे देंगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल टी, और क्या हुआ यहाँ माइनस साइन था, है ना, सराउंडिंग में लो, क्योंकि हीट लॉस हुआ, मैंने बोला था कि माइनस और प्लस साइन का मतलब, सॉरी, माइनस और प्लस साइन का मतलब कुछ होता है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने बोला डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, और डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, क्योंकि माइनस का मतलब हुआ हीट लॉस हुआ, कुछ चीज़ कम हो गई, ठीक है, कम हो गई तो आप माइनस लिख देते हो। तो टोटल जो चेंज आया, एंट्रोपी चेंज आया, वो कैसे लिखा आपने, डेल्टा मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का कंबाइन चेंज कितना हो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये थी आपके पास क्यू रिवर्सिबल टी, और साथ में क्या हुआ, प्लस किया, पर यहाँ पे माइनस साइन था तो उसको इंड्यूस कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्यू क्या हुआ, रिवर्सिबल ओवर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द कंबाइंड सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज जीरो, देयर इज नो नेट चेंज इन द एंट्रोपी। तो आपको आ सकता है एग्जाम में कि शो दैट, क्या आ सकता है, शो दैट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द कंबाइंड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, और देयर इज नो नेट चेंज इन द एंट्रोपी। तो यह आपने ऐसे लिख लिया, या क्या किया इसको, मतलब एज इस फॉर्म में लिख लिया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इसके बाद है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपने देखना है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, if any part of the process is irreversible, the process as a whole is irreversible. Suppose that the total heat lost by the surrounding is Q irreversible. तो हम ऐसे लिखेंगे, heat lost by the surrounding is Q irreversible. Lost by लिखा है, lost to नहीं लिखा है, to लिखा होता तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ना था, साइन लगाना पड़ना था, है ना। तो यहाँ पे lost by लिखा है हमने, lost by the surrounding Q reversible. This heat will be absorbed by the system, but the entropy change of the system does not depend upon the heat actually absorbed, but it depends upon the heat absorbed reversibly, that is on the quantity Q reversible, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, दिस हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम बट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन द हीट एक्चुअली एब्जॉर्ब, बट इट डिपेंड्स अपॉन द हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली, दैट इज ऑन द क्वांटिटी ऑफ क्यू रिवर्सिबल। तो इन्होंने बोला कि सराउंडिंग जो ये हीट लॉस कर रहा है क्यू रिवर्सिबल में, उसको सिस्टम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पर ये सारी हीट जो है वो एंट्रोपी में चेंज नहीं लाएगी, ठीक है। तो thus if the heat is absorbed isothermally by system at the absolute temperature, the entropy change of the system will be क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी, ठीक है। Further, suppose that the loss of heat by the surrounding takes place infinitesimally slowly and isothermally at the temperature T, then the entropy change of the surroundings will be given by क्या होगा, surroundings के लिए क्या होगा, डेल्टा एस surroundings is equal to minus Q irreversible divided by T, ठीक है। The total entropy change for the combined system and surrounding will therefore be, तो टोटल चेंज क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू, पहले भी किया अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी माइनस क्यू irreversible over t. Now we know that work done in a reversible process is the maximum process. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या है, मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब वर्क ऑब्टेन्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द
वर्क obtained इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। तो फर्दर क्या है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है ना। द वैल्यू ऑफ द डेल्टा यू इज सेम वेदर द प्रोसेस कैरिड आउट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबली। हैंस तो डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, प्रोसेस चाहे रिवर्सिबली हो या इरिवर्सिबली। जबकि एंट्रोपी के केस में भी हम देख रहे हैं कि क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू क्या होगा, रिवर्सिबल। ये इक्वेशन कहाँ से आई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना कि इनका रिलेशन क्या है, इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क का आपस में, तो वहाँ से ये बस यहाँ पे हमने ये लिख दिया रिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल लिख दिया है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या है, हमने ऊपर की इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि Q रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल। ठीक है, जैसे हमने वर्क के केस में भी देखा था, तो उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q रिवर्सिबल ऑब्लिक T माइनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल ऑब्लिक T। तो इनकी अगर हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो क्या आएगा, Q रिवर्सिबल T माइनस Q इरिवर्सिबल ओवर T। ठीक है, ये आ गया। और इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, इसी को हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा। तो अब हम ये अब जो इक्वेशन है इसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखो, एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, एक इक्वेशन देखो ये आ गई। तो दोनों इक्वेशन के जो रिजल्ट्स जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आएगा देखो। अब बोलने का मतलब है डेल्टा, ये लिखेंगे हम, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। ये दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, यहाँ से हमने कंक्लूड किया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज फॉर द कंबाइंड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय अ नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी। मतलब इंक्रीज इन द एंट्रोपी होगा किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना। और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लास्ट पेज पे हमने किया था, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया था, ये तो हो गया इरिवर्सिबल के लिए, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं इरिवर्सिबल। ठीक है, और रिवर्सिबल के लिए हमारा रिजल्ट क्या आया था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आया था, ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना है हमेशा, है ना। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब बोलने का मतलब है कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है एंट्रोपी को यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट टाइम पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो थोड़ा ये इसको आप 2-3 बार करो रिवाइज, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम सराउंडिंग, क्योंकि आपको बार बार ये लिखना पड़ता है तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपका जो बैक नॉलेज आपने पहले पढ़ा है, यहाँ से आप पढ़ेंगे वो आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में इसकी डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी करवाई थी। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, मतलब अगर आप रिवर्सिबल लिखेंगे तो आपको एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए कि रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, डेल्टा एस प्लस सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। और इरिवर्सिबल में लिखेंगे तो मोर देन ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और दोनों का कंबाइन करेंगे वो इक्वल, तो ये आपका है शो दैट डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग
इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 फॉर एन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल ये हुआ और इरिवर्सिबल ये हुआ, तो इसको आपको दोनों की डेरिवेशंस करनी पड़ेंगी। तो आपने बार बार इसको मतलब इनकी डेफिनेशंस को बार बार पढ़ते रहना है जब तक आपको एक बार वो अच्छे से आपको मतलब इस तरह से पता नहीं चल गया कि ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है। और इसको मतलब जब भी आप वर्ड यूज़ करें रिवर्सिबल है तो एकदम आपके माइंड में शार्प पिक्चर क्लियर होनी चाहिए।